फाउंडेशन की एक अनूठी पहल है कलम। सभी साहित्य प्रेमियों का कलम की इस श्रृंखला में एहसास वुमेन मेरठ श्रीमती गरिमा मित्तल और मैं अंशु मेहरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एहसास वुमेन मेरठ धन्यवाद देना चाहते हैं कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल क्रिस्टल पैलेस और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण को। आज के हमारे मेहमान हैं हिमांशु वाजपेयी जी। हिमांशु वाजपेयी जी पक्के लखनऊआ हैं। इनकी किताब किस्सा लखनऊआ पाठकों द्वारा बहुत सराही गई है। अब तक इनके 3 संस्करण मुद्रित हो चुके हैं। हिमांशु जी दास्तान गोई के मशहूर फनकार हैं। लखनऊ की संस्कृति और समाज का सटीक व जीवंत वर्णन इनकी दास्तान गोई में बड़ी शिद्दत से झलकता है। ये बाहर वालों को अपने नज़र से लखनऊ दिखाना और लखनऊआ किस्से सुनाने के लिए बहुत मशहूर हैं। इनका जुड़ाव ऑल इंडिया रेडियो, दैनिक भास्कर और तहलका के साथ रहा है। आज इनसे गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर असलम जमशेदपुरी, जो कि मेरठ की अजीम हस्ती हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर असलम जमशेदपुरी मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और इनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप दोनों का मंच पे। एक बार का जिक्र है, आसमान काले काले बादलों से घिरा था। फिर यूं हुआ कि जो ही शहजादे ने पलकों से सुई निकाली, शहजादी जिंदा हो उठी। और जब तुम कोहे काफ पर पहुंच जाओ तो वहां तुम्हें एक लंबा दरख्त नजर आएगा। उस दरख्त पर एक सफेद रंग का तोता दिखाई देगा। उसी तोते में राक्षस की जान है। कुछ इस तरह कदीम जमाने में दास्तानें शुरू की जाती थी। यही सुनने वाले स्पेल बाउंड हो जाते थे। उनकी हैरतें सवाल बन जाया करती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या शहजादी जिंदा हो जाएगी? तोते की गर्दन दबाने से देव मर जाएगा? ऐसे सवालात और दास्तान गो के जवाबात से तरसील कम्युनिकेशन का एक सर्किल बनता था। ऐसी ही दास्तानें हमने अपने बचपन में दादी नानी से किस्से कहानियों की शक्ल में सुनी है। दास्तान में किस्सा वाकया दर वाकया इस तरह समाता हुआ चलता है कि वक्त के गुजरने का ख्याल भी नहीं होता। दास्तान सुनाने वालों ने हमेशा हमें मुसर्रत बख्शी है। एक ज़माना आया जब दास्तानें पुराने ज़माने की बातें हो गई। नॉवेल, फिर अफसाना, ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। जदीद ज़माने में जहां हम ग्लोबल हो गए हैं, जहां दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है, वहाँ बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन और हमारी अदबी विरासत को असर नौ ज़िंदगी बख्शी है। दास्तान ने भी नई करवट ली है। अब दास्तान की महफिलें फिर सजने लगी हैं। हिमांशु वाजपेयी जैसे माहिर दास्तान गोइयों ने दास्तान को आज के मसाइल से जोड़ दिया। अब दास्तान में देव, जिन, परी, परिस्तान, ख्याली दुनिया के नज़ारे, हवाई किले और नाकाबिले यकीन बातें नहीं होती। दास्तानों में अब हमारी मौजूदा ज़िंदगी है। हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी नफ्सियात, नफ़रतें, मोहब्बतें, सारे दर्द व गम सब भरे हुए हैं। इन्हीं सबसे आज की जो हमारी महफिल है, जिसके बहुत ही मखसूस मेहमान जो लखनऊ से हमारे दरमियान मौजूद हैं। लखनऊ, जिसे हम शहरे तहजीब व तमद्दुन भी कहते हैं। लखनऊ वाजिद अली शाह का मस्कन। लखनऊ बेगम हजरत महल की सरजमीन। लखनऊ मस्जिदों, इमाम बाड़ों, मंदिरों का शहर। एक ऐसा शहर जो अपनी तहजीब से जाना जाता है। सदियों से जहाँ की गलियाँ कूचे, बाला खाने तहजीब व अदब की जलवागाह बने हुए हैं। उसी शहर से तशरीफ़ लाए बहुत ही मारूफ किस्सा गो, जिनकी अभी एक बहुत खूबसूरत किताब किस्सा लखनऊआ प्रकाशित हुई है। मोहतरम हिमांशु वाजपेयी जी आज हमारे दरमियान हैं। मेरठ में है वो मेरठ जो 1857 का गवाह है।
वो मेरठ जिसने 1857 में हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने का एक बहुत बड़ा ख्वाब न सिर्फ देखा बल्कि उस पर अमल भी किया और पूरे हिंदुस्तान को एक ख्वाब को पूरा करने की तरफ मेरठ ने लीड किया। उस मेरठ में आज उस तहजीब याफ्ता शहर से तशरीफ लाए हिमांशु वाजपेयी का इस्तकबाल है। शहर इनकलाब मेरठ में शहर तहजीब लखनऊ के मोहतरम हिमांशु वाजपेयी हमारे दरमियान है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आइए हम उनसे कुछ गुफ्तगू करें। तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, लेकिन ये बात भी फिट नहीं होती है क्योंकि आज चरागों में रोशनी ही रोशनी है और ऐसी रोशनी ज़दा माहौल में हम हिमांशु वाजपेयी का इस्तकबाल करते हैं मेरठ की सरजमीन पर, मेरठ के बहुत ही अच्छे लोगों के दरमियान, मेरठ के दरमियान ये बहुत ही खूबसूरत शाम और इस शाम को बहुत हसीन बनाते हुए हमारे हिमांशु वाजपेयी जी। आपको बताऊं कि किस्सा जो है, किस्सा कहना या दास्तान सुनाना अब तकरीबन पिछले 15-20 साल पहले की बात करें तो ख़त्म सा हो गया था, क्योंकि उसमें वही देव जिन परी की बातें हुआ करती थी जो हमारी अक्ल से ऊपर थी, समझ में नहीं आती थी, यकीन नहीं आता था। लेकिन हिमांशु वाजपेयी जैसे और कई मेरे दोस्त हैं जो दास्तान से जुड़े हुए हैं, जावेद दानिश हैं, महमूद साहब हैं, इन लोगों ने दास्तान को फिर से जिंदा कर दिया। आज ये दास्तानें ऐसी सुनाते हैं कि इसमें देव जिन नहीं होते बल्कि आपकी गली कूचे के वाकयात होते हैं, आपके शहरों की बातें होती हैं, आपके दर्दो गम होते हैं। हिमांशु वाजपेयी की शोहरत इसलिए है कि इन्होंने लखनऊ के जो किस्से हैं, लखनऊ की जो तहजीब है, पल पल बदलती तहजीब, आप देखिए लखनऊ में जो उमराव जान अदा नावल लिखा गया रुसवा का, उस जमाने का लखनऊ, पंडित रतन नाथ शरसार के नॉवेलों में आप देखिए लखनऊ को, वो लखनऊ और आज का लखनऊ, इस लखनऊ ने कितना सफ़र किया, कितनी तहजीब को हमारे दरमियान मतलब तब्दील होते हुए हमने देखा है। हिमांशु वाजपेयी की किताब पढ़िए आप, किस्सा किस्सा लखनऊआ, तो आपको तमाम वाक़यात देखने को मिलेंगे। मैं इनसे पहला सवाल यही करता हूँ कि ये इस फील्ड में आए, तो इससे पहले ये ज़रा सा बता दें कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे मतलब इस तरफ आए। हिमांशु जी आप ज़रा सा। जी बहुत शुक्रिया। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो पिताजी हमारे टीचर हैं सरकारी स्कूल में, कॉलेज में, और घर में तो एक जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली में माहौल होता है किसी भी अवध की एक परंपरागत परिवार में, वैसा था। मेरे साथ ख़ास बात ये रही कि मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश और मेरी तरबियत एक ऐसे इलाके में हुई लखनऊ में जो आज तक लखनवी तहजीब अगर कहीं है तो वो मेरा ऐसा मानना है कि चौक में है। मैं चौक में पैदा हुआ, पला बढ़ा, तो उस वजह से चूँकि जो ज़बान मेरे कानों में पड़ी वो अच्छी ज़बान थी, तो फिर कुछ कुछ उसका हिस्सा कुछ मेरे अंदर भी आया। तो इस तरह से ये चीज़ें शुरू हुई। हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा कि जो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे, जिनको बहुत सारे शेर याद रहते थे। तो जब आप बहुत छोटी उम्र से ऐसे लोगों को देखें तो आपका जी करता है कि अच्छा बड़े हो जाएंगे तो हम भी ऐसे बने। तो कुछ कोशिश वैसी हुई। अच्छा, किस्सा गोई की तरफ क्यों आप माइल हुए? क्योंकि ये बहुत डिफरेंट मुझे टॉपिक लगता है, इस तरफ कैसे आ गए आप? किसको आप इसमें उस्ताद मानते हैं अपना? नहीं, उस्ताद तो हमारे वही हैं जो दास्तान गोई के अकेले मुस्तनद उस्ताद हैं हिंदुस्तान में, महमूद फारूकी साहब, उन्हीं से सीखा। दास्तान गोई में आए कैसे? तो हमारे वक्त में हमारी पीढ़ी, एक तो वो पीढ़ी है जो महमूद सर की पीढ़ी है, जो उस्तादों की पीढ़ी है जी। हमारी पीढ़ी में जो सबसे बड़ा दास्तान गो हुआ, जो सबसे बेहतरीन दास्तान गो हुआ, जो सबसे शोहरत याफ्ता दास्तान गो हुआ, वो हुआ अंकित चड्ढा। तो अंकित हमारे बहुत अजीज दोस्त थे, बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत अच्छी दास्तानें सुनाते थे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वही एक जुमला 10 दास्तान को अदा करेंगे, मामूली सा लगेगा, वही एक जुमला अंकित पढ़ देगा तो जान आ जाएगी उसमें। तो जैसी दास्तान अंकित ने सुनाई और जो मोहब्बत और जो इज्जत और जो शोहरत अंकित ने कमाई, मैं पूरी जिंदगी भी अगर दास्तान सुनाऊं तो शायद वहां ना पहुंचूं। तो वो अंकित चड्ढा मेरा दोस्त था, ये मेरी खुशकिस्मती थी। तो एक ज़माने में जब हम दास्तान गोई से पहले मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से था बहुत ज़मानों तक, तो एक मोड़ ऐसा आया जब लगने लगा कि जर्नलिज्म में वो बात नहीं कही जा रही जैसा जो कहने के लिए हम आए थे जर्नलिज्म में। तो वो एक मायूसी का दौर था। फिर पीएचडी उन्हीं दिनों ज्वाइन कर ली थी। पीएचडी में चूँकि हम जर्नलिज्म से गए थे रिपोर्टर के बतौर, तो बहुत सारी पावर थी जो एकदम से चली गई थी मेरे पास से, क्योंकि हम एक सिस्टम में आ गए थे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हर महीने देना है और गाइड से साइन कराना है, और वो सरकारी सिस्टम।
तो उस दौर में अंकित ने हमसे कहा कि आप दास्तानें क्यों नहीं सुनाते हैं, आपकी उर्दू अच्छी है, आपका तलफ़ुज़ अच्छा है, आपको शेर याद रहते हैं। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर अंकित ने खुद भी सिखाया और अंकित लेकर के गए महमूद सर के पास। पहली कौन सी दास्तान थी जो आपने? पहली दास्तान मजाज लखनवी की दास्तान थी। उर्दू के कीट्स कहे जाते हैं, मशहूर तरक्की पसंद शायर। हमने और अंकित ने मिलकर के लिखी थी और अंकित के साथ ही सुनाई हमेशा। तो वो पहली दास्तान थी और पहली दास्तान ही सुनाने में इतना लुत्फ आया कि फिर उसी दिन ये तय हो गया कि अब यही काम करना है। वो 2014 की बात थी और अब 2019 से सिलसिला चल रहा है। तो आपने दास्तान को एज ए प्रोफेशन अपना लिया? जी बिल्कुल, फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर अपनाया और कोशिश भी की कि ये सिर्फ हम ना अपनाएं बल्कि एक समझ बने माशरे में कि ये एक प्रोफेशन हो सकता है और बहुत ही जिस तरह से बाकी प्रोफेशन होते हैं उसी तरह का एक फुल टाइम पेशा है और पेशेवर दास्तान गो के बतौर एक ज़िंदगी गुजारने का कोई वसीला बन सके, ऐसा किया। जी। जबकि आपके पास तो मास कम्युनिकेशन था, मतलब उसमें आपने पीएचडी भी की, आप उसको अपना सकते थे, बहुत अच्छा करियर था। तो आपको कैसे मतलब लगा कि दास्तान गोई ज़्यादा अच्छा करियर है जर्नलिज्म के मुकाबले? ज़्यादा अच्छा और कम अच्छा तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमें तो जर्नलिज्म, हम तो बहुत सोच समझ के तैयारी के साथ जर्नलिज्म में आए थे, मतलब। और हमें मालूम है कि हम वो इंसान हैं जिस शायद पहला प्यार तो पत्रकारिता अभी भी होगी। बात सिर्फ इतनी रही कि हम जिस तरह की पत्रकारिता का ख्वाब लेकर के आए थे वो शायद पूरा नहीं हो रहा था। तो कुछ बात कहनी थी जो शायद वहाँ मुमकिन नहीं हो रही थी, तो ये भी एक तरीका है बात कहने का। तो अब डेपुटेशन पे दास्तान गोई में चले आए। तो ऐसा हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आपकी किताब जो आजकल बहुत धूम मचाई हुई है पूरी दुनिया में, मतलब उसको पढ़ा जा रहा है नेट के जरिए, उसके 3 एडिशन आ गए हैं। किस्सा लखनऊ, आपने क्यों इसको जोड़ा, मुझे इस पे जरा सवाल बताया। लखनऊ बहुत इंटेंशनल तरीके से जोड़ा गया, बहुत एक मसलहत आमीज़ तरीके से जोड़ा गया। असल में लखनवी एक टर्म है जो जब हम जिक्र करते हैं तो लखनवी ख़ास तौर पर 21वीं सदी में जब लखनवी कल्चर एक ब्रांड बन गया और बाज़ार की जीनत बन गया, हम उसको कहते हैं। तो लखनवी जब हम कहते हैं तो कुछ ख़ास तरह का तसव्वुर लखनऊ का उभरता है, जिसमें नवाब हैं, जिसमें बेगमात हैं, जिसमें बड़े बड़े महल हैं, जिसमें उसी तरह की बातें हैं और वही फ्यूडल जो सामंती लटके झटके हैं वो हैं। तो उनके किस्से बहुत सुनाए गए। मेरी कोशिश ये थी कि जो समाज हमने देखा था राजा बाजार में, चौक में पैदा होके पले बड़े अपने आसपास, उन लोगों के, उन आम लोगों के किस्से सुनाए जाएं। तो वो इस किताब में उन आम लोगों के किस्से हैं, इसमें नवाबों के किस्से नहीं है। तो फिर हमें लगा कि ये कौन लोग हैं, ये लखनऊआ लोग हैं। तो लखनऊ और लखनवी और लखनऊआ का ये फ़र्क है। तो ये किस्सा लखनऊआ है। इसमें सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, बिरयानी वाले, भांड, शायर, म्यूजिशियन, इस तरह के लोगों के किस्से। नहीं, मगर इससे एक और खुशबू आती है जिसमें मतलब भोजपुरी जो इलाका है ना पूरा, वो बहुत खुश है आपकी इस किताब के नाम से। वो समझते हैं कि हमारे अपनाइए थे, क्योंकि भोजपुरी में इस तरह कहा जाता है। लखनऊ आपने उस तरह से जोड़ दिया, तो लखनऊ से वो लोग भी बहुत खुश हैं। लखनऊ का इलाका तो अवध का इलाका है, तो अवधी इलाका है, तो भोजपुरी तो नहीं है वो, लेकिन हाँ अवधी में भी इस और ये जो बल्कि ये जो लफ्ज़ है लखनऊआ, ये असल में हमारे यहाँ एक अवधी की कहावत थी कि बहुत लंबी, उसमें वो है कि पेच लड़े कनकौआ तब जाने असली लखनऊआ। तो वो लखनऊआ वहाँ से ही निकला। तो अवधी का एक ताल्लुक उससे है। नहीं, वो तो है तो अवधी, लेकिन बिहार के लोग भी खुश हैं आपकी इस किताब के नाम से। तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक भी बात पहुँचे और जहाँ तक खुशियाँ पहुँचे। जी, एक सवाल के आपने इसमें बहुत सारी दास्तानें या किस्से छोटे छोटे बयान किए हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि एकदम जो हाशियाई किरदार हैं, जो छोटे छोटे किरदार जो उनको आपने मंजरेआम पे लाने, मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। 2 एक ऐसे किरदार जो उनको आप बहुत पसंद करते हो, बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि वो एक पान बेचने वाली जो औरत है, उसके बाद से एक नवाब जाते हैं, वो जरा सा बताया हमारी पब्लिक को, वो देखिए ऑडियंस को। जी, एक तो हमारे 2 अजहर भाई यहाँ बैठे हैं, इन्हीं का एक शेर है कि खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, हुआ करता था एक दरिया हमारा। तो इसमें ऐसे लोगों की दास्तानें हैं जो अभी हम देखें तो ऐसा लगता है कि जिनकी मुट्ठियों में रेत के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दरिया उनका था। तो उस दरिया की रवानी को महसूस करने के लिए ये किताबें, ये किस्से हैं। और देखिए, मैं आपको मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक दरिया उनका हुआ करता था।
हम ये मानते हैं कि भाई लखनऊ में अभी भी जो बहुत ही जिनको हम कहते हैं ताल्लुकेदार फैमिलीज या बड़ी फैमिलीज, उनका एक जुमला है कि ज़बान तो हमारे घर की लौंडी है, वो लखनऊ वाले ये कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस किताब में ज़बान तो लखनऊ में जो बनाई है वो लखनऊ के अवाम ने बनाई है, आम लोगों ने बनाई है। तो उसमें एक किस्सा है कि एक नवाब साहब आए एक पनवाड़िन के पास, पान लगाने वाली, पान बेचने वाली औरत। नवाब साहब थे तो उनको लगा भाई हम तो नवाब हैं और ये मामूली औरत है तो हम से तो वैसे ही ये मरूब हो जाएगी, इम्प्रेस हो जाएगी। वो गए उसके पास, उससे बोले कि भाई पनवाड़िन 10 पान लगाना। पनवाड़िन ख़ास लखनऊ की थी, उसने अपना जूता पकड़ा और तेवर कड़े की और बोले कितने लगाऊं? तो नवाब साहब सकपका गए, उन्होंने कहा नहीं मैं अर्ज कर रहा था कि 10 पान बनाना। तो दरअसल ये पान लगाने और बनाने में क्या फ़र्क है। और ये एक नवाब की ज़बान की इस्लाह कर रही थी एक मामूली पान वाली। और एक दूसरा किस्सा भी इसी सिलसिले का सुन लीजिए, इसी किताब में है। एक नवाब साहब आए कहीं से, अमीनाबाद पहुँचे वो, तो एक गुल फरोश औरत, फूल बेचने वाली औरत बैठी थी, हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी। उस ज़माने में शायरी का बड़ा, शायरों को थोड़ी इज्जत हासिल थी, तो शेर सुनाने वालों से लड़कियां जल्दी मरूब होती थी, ऐसा हम सुनते हैं। आज तो ज़माना बदल गया है, आज दाल नहीं करती, आज दास्तान गोई पीछे है। तो बहरहाल वो नवाब साहब पहुंचे और उन्होंने उस हरे रंग की साड़ी पहनी हुई औरत को देखा, तो उन्होंने एक मिसरा उछाला कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा। उनको लगा नवाब साहब को ये औरत तो बिल्कुल फिदा हो जाएगी। वो दांव उल्टा बढ़ गया तो वो औरत सख्त हो गई, उसने फौरन कहा कि कहाँ के रहने वाले हो? अब ये डर गए, उन्होंने कहा लखनऊ का हूँ। वो बोली नहीं लखनऊ के तो नहीं हो। अब इनको हैरत हुई कि भाई लखनऊ के होने पर सवाल उठा दिया गया। तो इन्होंने पूछा कैसे आप कह रही हैं ये? तो उस औरत ने कहा भाई लखनऊ के होते तो यूँ ना कहते। अब इनको और इश्तियाक हुआ कि लखनऊ के होते तो किस तरह कहते। तो उसने फरमाया कि लखनऊ के होते तो यूँ कहते कि सब्ज फानूस में एक शम्मा को रोशन देखा। क्योंकि किसी औरत से ये कहें कि मैंने आपका तन देख लिया, ये तो घटिया बात है लखनऊ में, ये कोई शान की बात थोड़ी है। ख़वातीन से गुफ्तगू करने का एक सलीका है। नहीं, बहुत अच्छा है वाकई। देखिए एक इनका किस्सा है नवाब साहब और पेट का दर्द। इसका जो स्टार्टिंग सेंटेंस है वो मैं आपको सुनाता हूँ, देखिए इसमें क्या अंदाज है इनका। ये देखिए, कहते हैं कि एक नवाब साहब थे जो अपनी नवाबी का चिराग अपनी बेगम के आंसुओं से रोशन करते थे। मैं चाहूँगा इसको भी जरा सा बताएं कि ये जी वो ये है कि आमतौर पर जो ये सामंती किस्से होते हैं इसमें हमें लगता है ख़वातीन के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, इतना शोषण उनका। तो ये किस्सा थोड़ा उलट है उसके। इसमें एक बागी, एक बड़ी आज़ाद किस्म की औरत का तस्वुर हमें मिलता है। तो ये जैसा कि घरों में होता है आमतौर पर, यह किस्सा उस तरह का है कि एक नवाब साहब थे जो अपनी नवाबी का चिराग अपनी बेगम के आंसुओं से रोशन करते थे। नवाब साहब दिन भर घर में पड़े पड़े हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे और बेगम बेचारी गृहस्थी चलाने को मोहल्ले भर के कपड़े सिलती, घर का सारा काम भी उन्हीं को करना पड़ता। बेगम समझा कर हार जाती है मगर नवाब साहब की नवाबी कम ना होती। ज़रा ज़रा सी बात पर बेगम पर चिल्लाना, गालियाँ देना वो मर्दाना शान समझते थे। एक शाम बेगम सिलाई के काम से जैसे ही फारिग हुई, नवाब साहब ने उन्हें हलवा पकाने का हुक्म दिया। बेगम थकी हुई थी, कुछ देर आराम करना चाहती थी। उन्होंने नवाब साहब से मध्यम लहजे में थोड़ी देर सब्र करने की इल्तिजा की। अपने हुक्म की तामील में ताखीर नवाब साहब को कतई पसंद नहीं थी। आग बबूला होकर कड़क लहजे में बेगम से फौरन हलवा पकाने को कहा। बेगम ने फिर कहा कि बस अभी बनाए देती हूँ, इस जरा दम तो लीजिए। नवाब साहब का गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच गया, गालियां बकने लगे। मगर बेगम ने भी कुछ ठान ली थी, ना उठी तो ना उठी। उल्टा नवाब साहब को जवाब और दे दिया कि ज़्यादा जल्दी हो तो खुद ही पका लीजिए। बस जवाब सुनकर आ गया नवाब साहब को ताव, घुस गए रसोई के अंदर और पकाने लगे हलवा। पर पकाना तो आता नहीं था। सोचने लगे कि हलवा पकता कैसे है। ख्याल आया कि कुछ लिजलिजा सा होता है। सो आटे में पानी मिला दिया और कढ़ाई जब चूल्हे पर रख के चढ़ा के उलटने पलटने लगे। जब देखा कि हलवा नहीं पक रहा तो ऊंची आवाज में बोले, भाई अब मैं हलवा नहीं गुलगुले खाऊंगा। उसके बाद उसी पानी मिले आटे से गुलगुले बनाने की कोशिश करने लगे। गुलगुले भी नहीं बने। फिर सोचा आटे के चिल्ले भी तो बन सकते हैं, बस थोड़ा पानी और मिलाना पड़ेगा।
बेगम को सुनाते हुए बोले गुलगुले नहीं, अब चिल्ले खाने का मन है, मगर थोड़े के चक्कर में आटे में इतना पानी मिला दिया कि सब पानी पानी हो गया। अब नवाब साहब के चक्के छूटने लगे, चिल्ले भी गए, अब क्या किया जाए। तो कुछ नहीं समझ आया तो एक बार पेट पकड़कर पलंग पर औंधे मुँह जा गिरे और लगे चिल्लाने, आय अल्लाह बहुत जोर पेट का दर्द उठाए, चिल्ला गया भाड़ में, मुझसे कुछ न खाया जाएगा, बस किसी तरह सो जाऊं कि दर्द से निजात मिले। बेगम लेटे लेटे पहले तो ये तमाशा देखती रही, फिर आंखें मूंद ली। नवाब साहब काफी देर कराते रहे, फिर चुपके से सर उठाया तो देखा कि सुबह की थकी हारी बेगम अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रही थी। तो ये किस्सा है कि बेगम आखिरकार होता क्या ऐसी कहानियों में कि बीवी बेचारी है, उसका दिल पसीज जाता है, वो जाके पकाई देती है। इसमें नहीं, इसमें बेगम सो रही थी। चलिए इस कहानी का, इस किस्से का नोटबंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए गालिब ने कहा था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बतलाओ, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मिला है जिस्म जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये शायरी देखिए, हिमांशु वाजपेयी शायरी के भी बहुत शौकीन हैं। शायर तो नहीं है लेकिन इन्होंने कई शायरों पे दास्तानें की हैं। मैं चाहूँगा कि ये कुछ अपनी चुनिंदा और पसंदीदा शायरी भी आपको सुनाएं। जी हिमांशु जी। पसंदीदा शायरी तो बहुत सारी है। अजहर भाई यहाँ बैठे और हम शेर सुनाए तो ये वैसा ही है कि हम बैठे और अजहर भाई दास्तान सुनाए। तो ये बहुत ही उम्दा शायर हैं, आपके शहर में है तो ज़रूर इन्हें सुने। और इनका एक शेर मैं और सुना देता हूँ कि ये मेरे ऊपर गुजरी इसलिए मैं तो खुदाए हुस्न जमाल है तो हुआ करे, तो खुदाए हुस्न जमाल है तो हुआ करे, तेरी बंदगी में मेरा भला नहीं हो रहा। क्या बात है। अजहर भाई का शेर है। बाकी तो लखनऊ के एक दो शेर किसी शायर के। लखनऊ के मजाज का शेर। जी मजाज का शेर सुनाएं। मजाज की एक नज़्म है छोटी सी, मैं सुनाता हूँ। जी जी। अब्दुल्ला आपके लिए। अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूँ मैं, अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूँ मैं, क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूँ मैं। क्या बात है। दिल में तुम पैदा करो पहले मेरी सी जुर्रतें, और फिर देखो कि तुमको क्या बना सकता हूँ मैं। बहुत अच्छा। तुम ये कहती हो कि हैं पर्दे बहुत से दरमियां, मैं ये कहता हूँ कि हर पर्दा उठा सकता हूँ मैं। दफन कर सकता हूँ सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूँ मैं बहुत सरकश हूँ लेकिन एक तुम्हारे वास्ते, सरकश बदतमीज उजड़, मैं बहुत सरकश हूँ लेकिन एक तुम्हारे वास्ते दिल बिछा सकता हूँ मैं, आंखें बिछा सकता हूँ मैं। तुम अगर रूठो तो एक तुमको मनाने के लिए गीत गा सकता हूँ मैं, आंसू बहा सकता हूँ मैं। सर पे रख सकता हूँ ताजे किश्वरे नूरानिया, सर पे रख सकता हूँ ताजे किश्वरे नूरानिया, महफिले खुर्शीद को नीचा दिखा सकता हूँ मैं। क्या बात। मैं कसम खाता हूँ अपने नुत्क के एजाज की, मेरा जो बोलने का करिश्मा है मैं इसकी कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ अपने नुत्क के एजाज की, तुमको बज़्मे माहो अंजुम में बिठा सकता हूँ मैं। तुम के बन सकती हो हर महफिल में फिरदौसे नजर, तुम के बन सकती हो हर महफिल में फिरदौसे नजर, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूँ मैं। बहुत अच्छा। और इसका आखिरी शेर देखिए, पूरी नज्म ये रूमानी है लेकिन जो आखिरी शेर है वो देखिए क्या है। आओ मिलकर इनकलाबे ताजा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए इन्होंने मजाज को जिस तरह से पेश किया, मजाज की नज़्म। मजाज असल में हमारे उर्दू शोरा में बिल्कुल मुनफरिद किस्म का एक शायर था। इतनी रुमानी उनकी नज़में और गज़लें हुआ करती थी कि उन पर लड़कियां बहुत फिदा थीं, बहुत ज़्यादा मतलब उनका उस वक्त फॉलोइंग था। और एक शेर उन्होंने इनकलाबी, मतलब जिस तरह से आप लोग ख़वातीन के लिए कहा, औरतों के लिए एक शेर कहा था उन्होंने कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मजाज की ज़िंदगी पर भी इन्होंने एक दास्तान पूरी की है। मैं चाहूँगा उस दास्तान के ताल्लुक से थोड़ा सा बताएं आप, मजाज की ज़िंदगी किस तरह से उसमें पेश हुई है। मजाज एक ऐसा शायर है जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है। मतलब रुदौली में उनकी पैदाइश हुई, घर में बहुत ही जिसको लाड़ प्यार से, जो बहुत ही पैम्पर्ड बच्चे जो होते हैं जिनको बहुत प्यार से पाला जाता है, उस तरह के बच्चे रहे। फिर अलीगढ़ गए तो उन्होंने ऐसी मकबूलियत देखी कि वो एक मिसाली मकबूलियत है। मतलब
जॉन एलिया जिनका बहुत चर्चा है, मैं उनकी एक बातचीत सुन रहा था, तो वो मकबूलियत की जब बात करते हैं तो मजाज की मिसाल देते हैं कि मुझे ऐसा प्यार करती थी वो जैसे मजाज लड़कियां एक जमाने में चाहती थी। तो अलीगढ़ में इस्मत चुगताई ने लिखा कि उनके लिए कुर्रे निकाले जाते थे, लॉटरियां निकलती थी लड़कियों में, और लड़कियां, हमारी लड़कियां अपने मुस्तकबिल के बेटों के नाम मजाज के नाम पे रखने की कस्में खाती थी और अपनी तकियों के नीचे आहंग रख के जो उनकी किताब थी वो रख के सोती थी। तो ऐसी मकबूलियत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो तराना है वो मजाज का लिखा हुआ, तो इस तरह की उनकी वहाँ उनको मोहब्बत हासिल थी। फिर वो भी दौर आया कि जब मजाज बिल्कुल ही पागलपन का शिकार हो गए और बिल्कुल ही मतलब बर्बादी तबाही के आलम में पहुँच गए। और फिर जिस तरह से उनकी मौत हुई लखनऊ में सर्दी की एक रात, एक शराब खाने की छत पे बेहोश मिले थे वो और बाद में नहीं रहे। तो ये पूरी ज़िंदगी बड़ी ट्रेजिक भी है, बड़ी रूमानी भी है, इसमें इनकलाब भी है। जो उनकी नज़्म है आवारा, उर्दू की बहुत इंपॉर्टेंट नज़्म है, जो इनकलाब का तस्वुर उसमें, प्लस जो उनकी शख्सियत थी उसमें, शायर तो वो थे ही बड़े हसास, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, उनके लतीफ़े बहुत मशहूर हुए। मसलन एक बार कन्हैया लाल कपूर ने पूछा मजाज से कि मजाज ये ऊपर वाला है तो दिखाई क्यों नहीं देता? मजाज बोले जैसे उसने दुनिया बनाई है किसी को मुँह दिखाने के काबिल ही कहाँ है। तो मजाज बस्ती ज़िले में एक कोई डीएम आया जो मजाज की शायरी का बड़ा मद्दाह था, तो उसने मजाज देखा, भाई तुम बस्ती आओ। तो मजाज शराब के शौकीन थे, उन्होंने पूछा भाई वहाँ कुछ काम की बात होगी? डीएम IAS ऑफिसर अपनी गुरूर में रहता है, उसने कहा भाई तुम आओ तो मैं नहला दूंगा। तो मजाज बोले भाई वहाँ तुम नहला दोगे, यहाँ कम से कम वजू ही करा दो। तो मजाज के क्या कहने, एक जगह एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक मोहतरमा बड़े जोश में तकरीर कर रही थी कि आज से हमारी नज़में, हमारी गज़लें, हमारा तसव्वुर, हमारा तख़य्युल सब लाल होना चाहिए। तो मजाज ने कहा मोहतरमा कम से कम गुलाबी की इजाज़त तो दे दीजिए। तो गुलाबी के यहाँ दो मानी है, एक गुलाबी से मुराद शराब की भी है और गुलाबी तो गुलाबी है ही है। जी नहीं, बहुत अच्छे। देखिए जिस तरह से मजाज के बारे में आपने बातें की, कुछ मौजूदा अहद में जिस तरह से ज़माना तब्दील हुआ है, जिस तरह से हमारी कदरें तहज़ीब तब्दील हुई हैं, आज जो मुनाफरत फैल रही, नफ़रतें फैल रही हमारे दरमियान समाज में, तो दास्तानें इसको बहुत सलीक़े से पुर कर रही हैं, इन नफ़रतों को कम करने का काम दास्तानें कर रही हैं। आप इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल कर रही हैं, या कम से कम कोशिश तो हम कर रहे हैं कि ऐसा हम कर पाएँ दास्तानों के ज़रिए। तो जैसे अभी हम जो दास्तान सुनाते हैं, दास्तान तमन्ना सरफरोशी, जो कि काकोरी केस जो 1925 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड जो हुआ, जिसमें ट्रेन 8 डाउन पैसेंजर को लूटा गया काकोरी के पास, वो दास्तान आधारित है अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती पर। और फ्रीडम मूवमेंट में इस तरह की दोस्ती और इस तरह की मिसाली दोस्ती हमें मिलती ही नहीं। और दोनों लोगों ने, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने खुद अपने शहीदों की मूर्तियां बनाई, उनको जन्मदिन और उस पर तो याद किया, लेकिन उनके विचारों को हमने भुला दिया। दोनों ने अपनी जेल डायरी आत्मकथा लिखी और अपनी एक तरीके से वसीयत उन्होंने लिखी कि हम अपने बाद हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। तो वो ख्वाब तो उनका जो था वो इस ख्वाब से एकदम ही उलट था, जो आज हमें हिंदुस्तान जैसा बना दिया। तो हम ये दास्तान सुनाते हैं, उनकी दोस्ती के दास्तान सुनाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारी तहजीब, हमारी रिवायत क्या है। उसमें एक किस्सा है कि 1924 में आर्य समाज मंदिर में शाहजहांपुर में कुछ दंगाइयों ने हमला किया। अब आर्य समाज मंदिर बिस्मिल का अड्डा था, अशफाक उल्लाह खां पंजवक्ता नमाजी थे, वो वहाँ बैठा करते थे, जाते थे, सारी योजनाएं वहाँ बनती थी। और जब दंगाइयों ने हमला किया है तो अशफाक उल्लाह खां मंदिर के दरवाजे पे खड़े हो गए चट्टान की तरह से, और दंगाइयों को ललकार के बोले हैं कि अंदर जाने से पहले इस पठान से टकराना होगा। और राम प्रसाद बिस्मिल ने आत्मकथा में लिखा है एक किस्सा कि हम वर्बटिम कोट करते हैं उसको आत्मकथा से, कि मुझे याद है एक बार तुमको दिल का दौरा पड़ा, तुम बेहोश थे, मगर तुम्हारी जबान से राम राम हाय राम के लफ्ज निकल रहे थे। पास खड़े भाइयों को हैरत थी कि मुसलमान होकर राम राम कहता है। कहते हैं कि अबे अल्लाह अल्लाह कहे, अल्लाह अल्लाह कहे, पर तुम्हारी राम नाम की रट थी। ठीक उसी वक्त कोई दोस्त वहां आया जो राम नाम के भेद को जानता था। फौरन मैं बुलवाया गया और मुझसे मिलने पर ही तुम्हें शांति हुई। तो ये कोशिश है दास्तानों के जरिए
ये तो एक दास्तान है, हम एक दास्तान करते हैं, दास्तान गांधी अभय की। उसमें भी गांधी का जो आइडिया था फियरलेसनेस का, या अभी जैसे एक दास्तान हमने तैयार की रहीम के ऊपर, अब्दुल रहीम खाना। अभी आप लोग सुन रहे हैं कि बनारस में फिरोज साहब हैं, संस्कृत उनको पढ़ाने नहीं दी जा रही। कुछ लोगों का ये कहना है कि संस्कृत तो सिर्फ हिंदू पढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए कि आप कभी मथुरा जाएं और वृंदावन जाएं तो वहाँ मंदिरों में आरती के बाद एक श्लोक पढ़ा जाता है। वो श्लोक ये है कि रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय राधा गृहीत मन से च तुभ्यम दत्तम मया निज मनस्त दिदम ग्रहण। मतलब प्रार्थना करने वाला विष्णु से ये कह रहा है कि रत्नाकर यानी समुद्र तुम्हारा घर है और लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें देने के लिए रह क्या गया? रत्नों का जो घर है रत्नाकर, वो समुद्र तुम्हारा घर है और लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, तो मैं तुम्हें दूं क्या? फिर वो कह रहा है अच्छा राधा जी ने तुम्हारा मन चुरा लिया है, तुम्हारे पास मन नहीं है, मेरा मन अभी मेरे ही पास है, तो मैं तुमको अपना मन समर्पित कर रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। ये अब्दुल रहीम खाना का लिखा हुआ श्लोक है, सारे मंदिरों में आरती के बाद पढ़ा जाता है। तो ये कौन जाहिल है, इनको कौन बताए कि भाई ये संस्कृत क्या है मतलब। तो ये हम तब जान पाएंगे जब हम रहीम को पढ़ेंगे, जब हम ये देखेंगे कि रहीम तो संस्कृत का इतना बड़ा आलिम था कि सूरजमल ने एक ग्रंथ लिखा राजस्थानी जबान में, वंश भास्कर उसका नाम है। उसमें उसने लिखा कि रहीम संस्कृत के शास्त्रीय ज्ञान में राजा भोज के बराबर था। यानी रहीम के जमाने में कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसको रहीम जैसी संस्कृत की नॉलेज हो। और एक किस्सा भी वो सुनाता है कि एक ब्राह्मण ने रहीम को एक श्राप दिया संस्कृत में कि इस मुल्क से, इस राज्य से यवनों का यानी मुसलमानों का नाश हो जाए। तो रहीम ने उससे कहा कि पंडित जी आपने जो श्राप दिया है इसमें आपने पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल किया है, षष्ठी विभक्ति लगाइए और समास का लोप हो जाता है श्राप देते वक्त। ये आपने वाक्य विन्यास जो है गलत है। तो पंडित जी वो आए, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के रहीम के कदमों में रख दी और रहीम ने वो पगड़ी वापस उठाई और पंडित जी को पहनाई। बहुत अच्छा। और उसको बहुत सारा पैसा दे के वहां से रवाना किया। क्या बात। तो ये तो रहीम है। मतलब ये किस्से तुलसीदास जो कि बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे, हालांकि उन्होंने भी जो रामचरितमानस लिखी वो अवधी में लिखी, तुलसीदास से गजब दोस्ती थी रहीम की। तो ये कौन लोग हैं जो ये तय कर रहे हैं? जब तुलसीदास को जी संस्कृत का इतना बड़ा आचार्य है, उसको इस बात से मसला नहीं हुआ कि रहीम संस्कृत के ज्ञानी है और गंगा पर से मुसलमान। तो मेरा ये कहना है, और ये सिर्फ संस्कृत का मामला नहीं है, ये अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि नहीं उर्दू तो हमारी जबान है जी, और वो उर्दू की ठेकेदारी करता है, तो उससे भी हम यही कहते हैं भाई कि जबान अगर चाहा भी जाए तो किसी मजहब की नहीं हो सकती। जबान वैसे बनती नहीं है। जबान बनने, अगर आप भाषा विज्ञान को देखें तो जबान लिंग्विस्टिक्स ये कहती है कि जबान बनती है क्षेत्र के हिसाब से। जी जी। एक क्षेत्र में रहने वाले एक जैसी जबान बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर बंगाल का मुसलमान भी उर्दू बोल रहा होता, केरल वाला भी उर्दू बोल रहा होता। तो ये नहीं, ठीक है आपने कि जबान जो है, भाषाएं जो है वो मतलब सिर्फ दो लोगों को नहीं मिलाती, दो समुदाय को भी मिलाती। किसी धर्म विशेष का किसी जबान पर, किसी भाषा पर कोई अधिकार ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा उसको ना बोले ना पढ़े। भाषाएं तो मतलब जो ईश्वर है, खुदा है, उसका ऐसा अतिया है जैसे धूप, पानी, हवा है, इसी तरह भाषाएं हैं। आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई भी भाषा में लिख सकते हैं। और ये बात देखिए हिमांशु जी ने सिद्ध भी की है, बल्कि ये और रोशनी डालेंगे कि मेरी बात इनसे हो रही थी अभी कुछ देर पहले कि जिस तरह के मोहम्मद रफ़ी ने भजन गाए हैं, आज देखिए मंदिरों में वो भजन गाए जाते हैं। वो भजन उनकी म्यूजिक नौशाद ने दी, वो भजन मतलब शकील ने लिखे। तो आप देखिए ये मोहब्बतों के फैसले थे, ये मोहब्बतों के सिलसिले थे। आज उनको पता नहीं समाज में सियासत ने कुछ इस तरह का जहर घोला है कि वो नफरतों में बदलते जा रहे हैं। आज फिर ज़रूरत है ऐसे ही लोगों की कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। हिमांशु जी ज़रा सा इस पर और रोशनी डाल दीजिए। नहीं, ये तो एक पूरा एक असल में प्रोजेक्ट की तरह ये काम करना होगा। हमें लगता है कि जो माहौल बन गया है ना हमारे आसपास, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो नफरतों को फैला रहे हैं। अब तो व्हाट्सएप आ गया तो भाई एक पूरा अभियान है उस पर हेट मैसेजेस का। तो उसके खिलाफ जो काम हो रहा है वो यानी नफरत भरे मैसेजेस के खिलाफ। अब देखिए नफरत के मैसेजेस पे तो
बहुत पूंजी लगी हुई है, मतलब ये सैकड़ों करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट है इस पे कि बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से संगठित तौर पर नफरत फैलाई जाए, वो तो ठीक है। लेकिन मोहब्बत के मैसेज हम कैसे फैला रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं? अगर हम सोचते भी अपने तय, हम यहाँ तो बैठ के जो सोच लेते हैं कि हाँ अच्छी बात कर रहे हैं हिमांशु जी, ये रहीम के संस्कृत के श्लोक सुना रहे हैं, लेकिन वो जो घाव हो गया है नफरत भरे मैसेज से, उसको कैसे दूर किया जाए? तो ये हर एक इंसान का ये फर्ज है कि वो ये बात जो खुद जानता है वो जाके बताए। अगर कोई घटिया मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको फौरन काउंटर करें कि भाई ये गड़बड़ है, ये ठीक बात नहीं है। तो बहुत ही अजीब सा माहौल है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ, मायूस होने की जरूरत नहीं है, कोशिश है कर। जी जी, देखिए जिस तरह साहित्य प्रेमचंद हैं, नवल किशोर, आपने उनके अखबार पे काम भी किया है। लखनऊ में खुद बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब उर्दू के बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये बात नहीं, किसी की जबान पर किसी धर्म का अधिकार नहीं है। आइए थोड़ी सी गुफ्तगू को लाइट करते हुए आम की बात पर आते हैं। ये इलाका बहुत आम का इलाका है, मेरठ और मेरठ के आसपास आम बहुत पाए जाते हैं। और गालिब से जब किसी ने पूछा भाई आम के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो गालिब ने कहा भाई मीठे हों और बहुत हों। तो आम पर आपने खुद एक किस्सा जो है, एक दास्तान बनाई है। मैं चाहूँगा कि हिमांशु जी आप उस दास्तान के बारे में बताएं। नहीं, वो आम की दास्तान, वहाँ लखनऊ में एक मैंगो फेस्टिवल होता है, तो उन लोगों ने हमसे कहा कुछ आम पे तैयार कर दीजिए, तो वो आम पे तैयार हुई। उसमें कुछ किस्से हैं आम के, बहुत छोटे छोटे किस्से। मैं मसलन वहाँ मलियाबाद में एक शख्स थे, वो आम खाने के उस्ताद थे। अब ये मलियाबाद नहीं हो सकता है कि आम खाने के कोई उस्ताद हो, तो उनका नाम था अब्दुल कदीर खान। उनसे किसी ने पूछा उस्ताद आप एक बार में कितने आम खाते हैं? तो उन्होंने कहा एक दाढ़ी। पूछने वाला चकरा गया, ये कौन सा पैमाना है? अरे भाई ये कौन सा पैमाना, एक दाढ़ी? तो उस्ताद ने फरमाया कि भाई ऐसा है, हम उखड़ू बैठ जाते हैं, आम अपने सामने रख लेते हैं, और फिर जब तक आमों के छिलके और गुठलियों का ढेर बड़ा होते होते हमारी दाढ़ी को नहीं छू लेता, आम खाते बहुत अच्छा, एक मैं नज़्म आपको छोटी सी आम पर, क्योंकि 10 ही मिनट थे मेरे ख्याल, टाइम कम रह गया। वो आमों का सहरा है, सागर खयामी साहब ने लिखा कि बहुत अच्छा है वो जी। जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। क्या बात, क्या बात। होठों में हसीनों के जो अमरस का मजा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है। नफरत है जिसे आम से, नफरत है जिसे हम से, वो शख्स है बीमार। लेते हैं शक्कर आम से अक्सर लबो रुखसार, आमों की बनावट में है मुज़मर तेरा दीदार, बाजू वो दशहरी से वो केरी से लबे यार। फिरदौस में गंदुम के एवज आम जो खाते, आदम कभी जन्नत से निकाले नहीं जाते। क्या बात, बहुत अच्छा। देखिए आम पर भी बात हो गई। मैं आखिरी सवाल के तौर पर, चूँकि मेरठ में आप तशरीफ़ लाएँ, मेरठ भी बहुत पुराना शहर है और यहाँ की तहजीब भी है। यहाँ मेहमानों मतलब जो मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। हो सकता है आपको हमारी मेहमान नवाजी पसंद आए। आखिरी सवाल ये कि आप दास्तानें बहुत सारी करते हैं, एक दास्तान मैं चाहता हूँ कि आप मेरठ के ताल्लुक से एक दास्तान तैयार करें जिसमें 1857 हो, जिसमें वो कौमी जो हम तैयार कर लेंगे। हम तो इंतजार ही करते हैं कि हाँ कोई मौका ऐसा लगे। वो मैंगो फेस्टिवल वालों ने आम पे तैयार करवा ली, तो मेरठ में तो वाकई एक दास्तान भी शहर है और कई दास्तानों का मुस्तहक है। मुझे ये शहर इसलिए पसंद है कि मेरे लिए वो इनकलाब का तो खैर एक पहलू है, ये वो तो जिम्मेदारी है हमारी कि उसको याद रखा जाए, वो तो एक अलग बात है। बशीर बद्र का शहर है जी। तो बशीर साहब यहाँ भले ही वो भोपाल में हो, लेकिन वो शहर तो बशीर बद्र का है और मुझे उनके शेर बहुत याद आते हैं। तो मैं आ रहा हूँ, एक शेर कोई हाथ भी, अजहर भाई शेर सुनिए। हाँ। इन मसायब में, मसायब मुश्किलों में, परेशानियों में, इन मसायब में तेरी याद भी क्या, मसाइब में तेरी याद भी क्या, जैसे तितली पहाड़ पर आई। क्या तितली पहाड़ पर, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल्ली हो के लाहौर कोई फर्क नहीं है, दिल्ली हो के लाहौर कोई फर्क नहीं है। सच बोल के हर शहर में ऐसे ही रहोगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम दिल्ली भी हो आए, हम लाहौर भी घूमे, ए यार मगर तेरी गली है।
वाह वाह माइशू भाई। वही खत के जिस पे जगह जगह दो महकते होठों के चांद थे, वही खत के जिस पे जगह जगह दो महकते होठों के चांद थे, किसी भूले बिसरे से ताक पर तहे गर्द होगा दबा हुआ। बहुत अच्छा। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात आवाज दे फिर उसके बाद सहर ना हो। वो बड़ा रहीम और करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। बहुत अच्छा, बहुत। देखिए बशीर बद्र के कितने सारे अशार इन्होंने कभी सुनाए। पा के तुमको खोना, कभी खो के तुमको पाना, कभी पा के तुमको खोना, कभी खो के तुमको पाना, ये जन्म जन्म का रिश्ता तेरे मेरे दरमियां है। उन्हीं रास्तों पे जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफर कहाँ। क्या बात, क्या बात। बशीर बद्र के क्या कहने हैं, पूरी एक शाम उनके शेर सुना के। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बशीर बद्र हो या हफीज मेठी हो या हमारे और लोग, इनसे मेरठ का नाम रोशन हुआ है। बशीर बद्र ने ही कहा था, कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, जन्म जन्म की प्यासी है, साहिल पर चलने से पहले अपने पाँव भिगो लेना, और हमने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। इसी शहर बशीर बद्र में आपका इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं, और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ख़ासकर मैं कलम की जो ये पहल है, कलम ने जिस तरह से साहित्य को, अदब को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। और साहित्यकारों को ही नहीं बल्कि साहित्य को आवाम तक पहुँचाना, और साहित्य में, अदब में क्या हो रहा है, अदब किस तरह से दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है, अदब किस तरह से नफरतें मिटाने का काम करता है, इस सिलसिले में जो कलम की पहल है उसको सलाम, उसको बहुत बहुत खुशामदीद। इसी के साथ ये हमारी गुफ्तगू तो यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन आप लोगों के ज़हनों में कोई सवाल हो तो आप पहले अपना हाथ उठा दें, और जब आपसे कहा जाए तो उसके बाद आप अपना तारुफ पेश करें, परिचय दे दें, फिर सवाल करें। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, और बशीर बद्र की जैसे बात चल रही थी तो उसी कॉलेज में वो भी रहे हैं। और बस डॉक्टर साहब ने याद दिला दिया, प्रोफेसर साहब ने, हफीज मेठी का नाम भी वो हो रहा था, मुझे उनका एक शेर अगर याद हो तो छोटा सा, कि कितना झुककर किसे सलाम, ये हुनर भी बड़ा जरूरी है, कितना झुककर किसे सलाम करें। तो हफीज मेठी भी बहुत बड़ा नाम आपने थे। और मेरा सवाल बस ये, जैसे एक किस्सा कोई बड़ा अच्छा जो है मुझे लगा, मैंने पहले भी सुना है आपको, और तो इसमें ये किस्सा कोई पूरी तरह से उर्दू की ही विधा है या ये हिंदी में भी इसी तरह से प्रचलित है या कोई और इसकी शाखा, ये मैं पूछना चाह रहा था। तीजन भाई है बहुत अच्छे। नहीं बिल्कुल, किस्सा कोई हिंदी में भी है और उर्दू में भी है। उर्दू में चूंकि दास्तान वो एक अलग है, किस्सा कोई तो किसी भी जबान में आप किस्सा सुनाए तो वो किस्सा कोई है। कोई और कोई सवाल करिए। जी जी। सवाल तो नहीं है, सवाल नहीं है मेरा, एक किस्से की ही बात है। तो एक बशीर बद्र की तरह हम मेरठ को देखते हैं। एक और बात जो मेरे फादर इन लॉ बताया करते थे, वो मुझे बड़ी मज़ेदार बात लगी थी उनकी। वो कहते कि एक मौलवी साहब थे, तो वो ज़माने की अपनी बात करते थे, तो बताते थे कि उस दौरान में रिक्शे भी लोग शेयर कर लेते थे। जैसे कोई एक जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ चले जाएगा, पैसे बच जाएंगे। तो बोले मौलवी साहब रिक्शे पे बैठे थे, उधर तहसील से एक बीवी आई, तो उनने कहा कि कहाँ जाना है, तो एक ही रास्ते जाना था। तो बीवी बैठ गई, खांस रही थी बहुत। तो उन्होंने कहा कि क्यों बीवी, खांसी का इलाज नहीं करती हो? तो बोली करी तो सब कुछ है, हमने वैद्य भी करे, हकीम भी करे, लेकिन खांसी है तो जाती रही। तो बोली बीवी तुम शराब पीने लगो। तो इस पर बीवी बहुत नाराज सी हो गई। तो बोले कि क्या बात कर रहे हो, शराब से खांसी जाएगी? बोले क्यों नहीं जाएगी, हमारी सारी जायदाद चली गई, तुम्हारी जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर मृणालिनी आनंद प्रिंसिपल हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ। तो आप की जो बातचीत चल रही थी उसमें सुना कि आप कह रहे हैं कि ये जो दास्तान गोई है एक फुल टाइम करियर है। तो क्योंकि हम लोग बहुत सारे बच्चों के साथ काम करते हैं, कई दफ़ा बहुत टैलेंट देखते हैं बच्चों में, तो बच्चे अगर इसको एज अ करियर ऑप्शन लेना चाहें तो उनको कैसे मदद हो सकती है, मतलब किस तरफ जाएं, कहाँ क्या करें, कि और एज अ प्रिंसिपल हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं?
एक चीज़ है, तो अगर अब आप कोई ऐसा बच्चा देख पा रही हैं तो बिल्कुल उसको टीचर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। घर में जब हौसला नहीं बढ़ाता कोई, घर वाले तो हौसला पता नहीं किसी के बढ़ा देते होंगे लेकिन टीचर्स बढ़ाते हैं, तो टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग तो बहुत कर सकते हैं काम। बट माय क्वेश्चन वाज कि मतलब हम उनको कैसे डायरेक्ट करें कि वो आगे क्या पढ़ें, किनसे मिलें, कैसे, या दास्तान गोई के कुछ वीडियोस? उसे बेसिकली सुनना सीखना पड़ेगा। वो जितने ज़्यादा सुनेगा किस्से, दैट्स वेरी और किस्से सबके पास होते हैं, जी जी जी। लेकिन वो चूँकि हमने किस्सा सुनाने को, चूँकि बहुत ज़मानों पहले ये फ़न उस तरह से गायब हो गया, तो लोग समझते हैं किस्सा सुनाना कोई, हर इंसान किस्सा सुनाता है अपने आपस में, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये एक फ़न भी है। तो जब वो उस फ़न की तरह उसको समझेगा तो उसे और अच्छे से सुनाएगा। तो बेसिकली सुनना आना चाहिए, और फिर तैयारी जो बाकी, जैसे ये जो किस्सा कोई जो हम करते हैं दास्तान गोई, इसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ज़बान की नॉलेज है, दूसरा तलफ़ुज़ का मामला है यानी उच्चारण का, तीसरा याददाश्त का बहुत मामला है। तो ये 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। एक तो ज़बान सीखनी पड़ेगी, दूसरा उच्चारण सीखना पड़ेगा, और तीसरा याददाश्त। तो याददाश्त का तो ऐसा है कि जब हम 1 घंटे की या 1.5 घंटे की दास्तान बिना रुके सुनाते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि याद कैसे हुआ। पहला जो उनका दास्तान गोई के प्रति जो आकर्षण होता है वो इसी से होता है कि इतना लंबा याद। मेरा ये कहना है कि कोई चीज़ हो सकता है कि हमको 2 दिन में याद हो, आपको 17 दिन में याद हो, लेकिन अगर आप रिहर्सल करेंगे तो याद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक चीज़ है। थैंक यू सो मच। है ना। तो बच्चों से पहले ये कहिए कि वो दादी और नानी से कहानियां सुने, और कोई कहानी जो उनको बहुत पसंद आई हो वो अपनी क्लास में कहें कि आप इसको थोड़ा एक्शन के साथ सुनाओ, फिर वो उस तरफ माइल हो जाएंगे। पढ़ता था और हिमांशु वहाँ से जो है कोर्स कर रहे थे, हमारे जूनियर हैं और हम लोग 2 साल रहे साथ में। लेकिन अब इसको देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए दास्तान गोई को एक सिर्फ जो है ये उर्दू की हम लोग ज़बान, जो कहा अभी हिमांशु ने कि ज़बान बहुत अहम है, तो क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक ही लखनऊ से है, और लखनऊ अपने आप में एक मरकज़ है उर्दू का, ज़बान का, कल्चर का। तो वो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि तुम्हें मिली है वहाँ से बचपने से, क्योंकि कई बार उर्दू ज़बान को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हिमांशु वाजपेयी भोपाल में मुझे मिले, और लगता है कि कोई अपने शहर का मिल जाता है तो छोटे भाई की तरह रहे ये, और ज़बान जब हमने सुनी और उसके बाद कृष्ण बिहारी नूर के जब सुनाते थे तुम, तो हम लोग बैठते थे घंटों घंटों, मयंक, हम, तुम, देविका, तो लगता था कि मतलब ये लड़का कहाँ से आया है और इसका कल्चर क्या रहा है। आज के हालांकि इस ज़माने में जबकि आपको बहुत सी चीज़ें कल्चर पे, धर्म के को लेकर बताई जाती हैं और अलग करने की कोशिश रहती है लोगों की, लेकिन आप ये एक मिसाल भी हैं और एक एग्जाम्पल भी है। तो हिमांशु, बेस्ट ऑफ लक तुम्हें आगे की जर्नी के लिए, और जिस तरह से दास्तान गोई को तुमने जिंदा करा है आके, खास तौर पे हम लोग ये चीज़ें सुनते नहीं थे, किस्सा गोई ये सब, मतलब अवध में एक चीज़ ये बहुत पॉपुलर सिंफ थी, घरों में लोग सुनाते थे किस्से, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो नहीं ये चीज़ें देखने को मिलती, और वो आपने जिंदा किया उस चीज़ को। और जो तुमने कहा कि इसमें हाफजा बहुत, मेमोरी जो है वो, तो माशाल्लाह आपकी मेमोरी तो शार्प है ही है। आपने इतने जो है अशार रटे हुए हैं, मुझे लग रहा है पूरा दीवान शायद इनको याद होंगे। और हम लोग बैठ के सुनते थे बाकायदा। ये हम लोग ट्रेन में जब छोड़ने आते थे, हम लखनऊ जा रहे होते थे, और जब छोड़ने स्टेशन पे भोपाल में आते थे तो सिर्फ यही होता था कि बस शेर व शायरी चलती रहती थी और हम चुप हो जाते थे, फिर हिमांशु बोलते थे। ये थे मयंक थे। मैं ये बहुत पसंद थी पहले जब पीजी कर रहे थे उस जमाने की। आवाज़ साउंड हो रही है, एक को बंद करिए, उसको बंद करिए जी। हाँ, तो हिमांशु सर और अंशु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी शाम का मुझे हिस्सा होने का मौका दिया। और मेरा सर प्रश्न ये है कि दास्तान गोई में मैंने बस आपका ही नाम सुन रखा है, क्या लड़कियां भी इस क्षेत्र में हैं या उनके लिए करियर हो सकता है? दास्तान कमज़ोर दास्तान गो हैं। नहीं सच बात है ये। अंकित बहुत बड़े दास्तान गो, और सबसे बड़ी बात कि हमारे उस्ताद महमूद फारूकी, मतलब एक दास्तान को अगर कोई हुआ है इस ज़माने में तो महमूद फारूकी हुए हैं। लड़कियों की जहाँ तक बात है तो बहुत सारी अच्छी दास्तान को, फौजिया जैसे बहुत ज़मानों से हमसे भी 3-4 साल पहले से दास्तानें सुना रही हैं और ज़बरदस्त दास्तानें सुनाती हैं। और वो भी फौजिया इस मामले में मिसाल है कि उन्होंने भी फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे चुना। तो मेरे साथ तो जो मामले रहे वो रहे, लेकिन फौजिया के लिए तो और मुश्किल रहा होगा। और क्या ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी उन्होंने पाई। और पूनम है, पूनम बहुत अच्छी दास्तानें सुनाती हैं, और पूनम गिरधानी
और नुसरत हैं, ऐनी है, रजनी है, रजनी अभी रेख्ता में हमारे साथ सुनाएंगी। तो ये सारे लोग जो हैं ये दास्तानें लड़कियां हैं और सुना रही हैं और उस रुतबे के साथ सुना रही हैं, उस कलंदराना शान के साथ सुना रही हैं कि आप सुने दास्तान तो आपको लगेगा कि दास्तान तो ऐसे ही सुनाई जानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं और इसमें ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जेंडर का उतना मतलब कहानी आपके पास होनी चाहिए और सुनाने का फन। और ये फन तो ख़ास तौर पर ये अगर बढ़ा है आगे और जिंदा हुआ है तो किसी ने नहीं कहा कि हमें नाना मेरे कहानी सुनाते थे, मेरे बाबा कहानी सुनाते थे। इंसान कहता है कि दादी नानी कहानी सुनाती थी। तो ये फन तो मंसूब है दादियों और नानियों के साथ। तो वो एक मामला है। जी, वर्णन कर रहे हैं, बहुत रेफरेंस दे रहे हैं, तो उनके बारे में बताइए। सर और उनके साथी करते रहे, दानिश साहब और लोग। 2010 में अंकित आया दास्तान गोई के सीन में, दास्तान गोई की वर्कशॉप। अंकित का ताल्लुक हिंदू कॉलेज में इब्तिदा जो उनकी ड्रामेटिक सोसाइटी है उससे था। थिएटर वेटर भी किया था पहले, लेकिन जब दास्तान में आए तो फिर दास्तान के होकर रह गए। और ये बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम एक दास्तान सुनाते हैं, एक अंकित सुनाते हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि अंकित कैसी दास्तान सुनाते थे। हम शेर नहीं कह सकते, शायर नहीं हैं हम, लेकिन अच्छा शेर क्या होता है ये तमीज़ हमको है, अच्छे शेर की पहचान हमको है। तो भले ही हम दास्तान अच्छी ना सुना पाते हों, अच्छी से मेरी मुराद है अंकित अच्छी दास्तान सुनाते थे, तो हम भले ही वो दास्तान न सुना पाएँ लेकिन हमें ये समझ है कि हाँ अच्छी दास्तान कैसी होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अंकित, और जो उसने मोहब्बत पाई 30 साल की ज़िंदगी को, पिछले साल 2018 में 9 मई को एक हादसे में उनकी जान चली गई। 30 साल की ज़िंदगी में अंकित ने जो काम कर दिया है, जिसको आप बॉडी ऑफ वर्क कहते हैं, पूरी दुनिया में, और कहाँ कहाँ उसने दास्तानें सुनाई। और एक जो ख़ास बात है, जो हमने दास्तान को ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट से हम मिले हैं, हम खुद भी बहुत सारे आर्ट्स के म्यूज़िक के उसमें जाते हैं, कंसर्ट्स में, तो और तमाम चीज़ों में अंकित के अंदर एक ख़ास बात थी। अगर 1000 लोग उसकी दास्तान सुन रहे हैं, और ये बात सिर्फ अंकित के अंदर थी इस दौर के दास्तान गोयों में, तो उन 1000 लोगों को हॉल में बैठे बैठे ये लगेगा कि ये आदमी जो दास्तान सुना रहा है, इससे मेरा पर्सनल कनेक्ट है कि हमको दास्तान सुना रहा है। ये एक बात ये है ही नहीं किसी में। तो हम इसीलिए ये कहते हैं, ये भक्ति भाव से हम नहीं कहते कि अंकित बहुत अच्छा दास्तान गो था और हम नहीं हैं। हम जानते हैं कि अंकित किस जादू का नाम था। जिसने अंकित को सुना है वो बिल्कुल हम तो अंकित के साथ हमने बहुत शोज किए, 30 शो किए होंगे, और हमको मालूम है कि अंकित जब दास्तान सुनाता था तो इंसान पास वाले को देखता ही नहीं था, वो सिर्फ अंकित को सुनता था। ये बात हम इस यकीन से हमको भी नहीं सुनता होगा, ये बात हम इस यकीन से कह रहे हैं कि जब अंकित सुनाता था तो आप वीडियोस देखिए यूट्यूब पे मेरे और अंकित के बहुत सारे पड़े हुए हैं, हम यूं देख रहे हैं उसको। तो ये इसलिए कि हमें मालूम था ये क्या कमाल कर रहा है। वो एक साखीनामा सब पढ़ते हैं अजहर भाई, एक दास्तान है तिलिस्म मशरूबा की दास्तान गोई में, वो एक रिवायती दास्तान कम से कम 10 लोगों की रिकॉर्डिंग में पढ़ी हुई है, हम भी उनमें से एक हैं। वो एक चीज़ हम भी पढ़ते हैं, आप देखिए अंकित कैसे पढ़ रहा है उसको। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वही एक बात हम बोलेंगे कुछ नहीं होगा, और वो अंकित बोल देगा तो उसको जावेदा बना देगा। हमें कभी कभी ये लगता है कि अंकित की मौत मेरा पर्सनल नुकसान है, कि भाई मेरा दोस्त था बहुत अजीज, हम साथ में काम करते थे, पार्टनर थे, वो नुकसान है बहुत बड़ा। लेकिन पर्सनल लॉस तो इंसान कभी ना कभी उसके साथ बना लेता है, वो समझ लेता है कि ज़िंदगी यही है, कोई भी कभी भी मर सकता है, तो इंसान समझ लेता है एक टाइम के बाद। लेकिन जो आर्ट फॉर्म को नुकसान हुआ है कि दास्तान गोई को 15 साल हुए थे और अंकित नहीं रहा, इतना ज़बरदस्त आर्टिस्ट वो नहीं रहा, तो दास्तान गोई को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये हम शायद ये नुकसान जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो हमने कहीं लिखा उसके बारे में कि दास्तान गो हमारी पीढ़ी में एक ही था, बाकी तो सब मुंह पे भभूत मल के तमाशा दिखा रहे हैं। तो ये अंकित है मेरे लिए। मेरठ वालों की तरफ से कलम वालों का भी शुक्रिया, और हिमांशु जी का भी इस शायरी कर पाएंगे। बच्चों को समझ में आने की गुंजाइशें ज़्यादा है, तो मेरा तो यही मत रहेगा, जो स्कूल में है टीचर्स हैं, हम पढ़ाने का तरीका भी अपना बदल सकते हैं। ये तो ऐसी सुंदर विधा है कि दिमाग में उतरती चली जाती है।
इस दास्तान गोई का अपना इतिहास क्या रहा है? और दास्तान फिर आई ईरान से हिंदुस्तान में, एक ईरानी चीज़ थी, लेकिन जैसा कि इस मिट्टी की तासीर है, जब दास्तान यहाँ आई तो एक हिंदुस्तानी चीज़ बन गई। वो मुगलिया दौर में जब आई, अकबर बादशाह उसके बड़े मद्दाह थे, उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट कमीशन किए दास्तान गोई का। फिर लखनऊ गई, तो लखनऊ तो उस ज़माने में खैर उर्दू मतलब एक ऐसा पारस था कि जिसने जिस चीज़ को भी छुआ सोना बना दिया। तो वहाँ नवल किशोर प्रेस ने इसे पहली बार ओरल ट्रेडिशन से निकाल के किताबी शक्ल में लाया और बहुत सारी इनोवेशंस किए। तो बहुत जो हमारे ज़माने के बड़े दास्तान गो थे, पुराने ज़माने के, बेशतर लखनऊ के थे। मोहम्मद हुसैन जा, अहमद हुसैन कमर, रम्मा प्रसाद रसा, तसद्दुक़ हुसैन, तो लखनऊ का एक बड़ा नाम है। फिर 1928 में दिल्ली में जो आखिरी पेशेवर दास्तान गो थे बड़े, मीर बाकर अली, उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद चूँकि आगे किसी ने ये फ़न वैसे प्रोफेशनली नहीं अपनाया तो ख़त्म हो गया। फिर 2005 में शम्सुर रहमान फारूकी साहब जो उर्दू के बड़े आलोचक हैं और उनके भतीजे हमारे उस्ताद महमूद फारूकी साहब, उन्होंने इसको दोबारा ज़िंदा किया 2005 में। फिर 2005 में उन्होंने ज़िंदा किया, 2010 में हमारे दोस्त अंकित चड्ढा इसमें आए, 2013 में वो हमको खींच लाए। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है जी। कि हम तो वो कहानियाँ सुनाते हैं ना, वो इसमें वालियासी का एक शेर है कि वही भूले से भी अब याद भी आती नहीं जिनकी, कभी भूले से भी अब याद भी आती नहीं जिनकी, वही किस्से ज़माने को सुनाना चाहते हैं हम। तो ये वो किस्से हैं जो हम चाहते हैं कि इनको सुनाएं, तो इनका ख़ास तरह का ये किताब उसी को अच्छी लगेगी जो इन किस्सों में जो तासीर है उसके करीब होगा। अगर बहुत ही कोई, हालांकि हम किताब को कामयाब तभी मानेंगे कि जब कोई बहुत ही संघी, बहुत ही कट्टरपंथी मुसलमान, बहुत ही कट्टर सिख, जो कट्टर होते हैं ना, ये आके हमसे कहें कि आपकी किताब पढ़ के मेरा कुछ दिल बदला, हम पहले अलग तरह से सोचते थे और अब अलग तरह से सोचते हैं। तो वो एक चीज़ है, एक कोशिश है उसमें। और वरना तो 3 संस्करण हो गए हैं, तो वो भी एक दुनियावी कामयाबी तो उसको माना ही जाता है। यहाँ हमारे यहाँ नौशाद साहब हैं सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई म्यूजिक ही नहीं है। बड़ी बड़ी फिल्में, मुग़ल आज़म, मदर इंडिया, गंगा जमुना, राम और श्याम। पाकिस्तान में एक साहब हैं नौशाद, जो यहीं से गए थे, यहाँ भी कुछ फिल्मों में म्यूज़िक दिया। तो बेसिकली नौशाद इतने कामयाब थे कि उस ज़माने में नौशाद के नाम की कामयाबी को भुनाने के लिए एक डमी नाम, एक शौकत हैदरी एक साहब थे, स्ट्रगलर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका नाम नक्शब, एक लिरिसिस्ट थे यहीं पास के, नक्शब जारचवी, बुलंदशहर के थे आपके। तो उन्होंने उनको नाम दिया नाशाद, और फिर वो नाशाद ही नाम हुआ। और फिर वो पाकिस्तान चले गए, तो वहाँ तो बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। तो ये किस्सा है इसमें, नौशाद और नक्शब और नाशाद। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे थी कि गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिसको भी जाने को कहा बैठ गया। अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुम्हें इल्म नहीं, अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुम्हें इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इसमें क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। बस में जाना मैं नशिस्तें नहीं होती मखसूस, बस में जाना मैं नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। जो खेल से बच्चों को रोके हैं, बच्चों की वो फितरत क्या जाने हैं, जो शोर से बच्चों के हों खफा, जो शोर से बच्चों के हों खफा, वो जीने की लज्जत क्या जाने हैं। बस डांट डपट ही करते हैं, बस डांट डपट ही करते हैं, और डंडा लेकर बात करें। हर हुक्म जो मनवा देती है, हर हुक्म जो मनवा देती है, वो ऐसी मोहब्बत क्या जाने।
जो सिर्फ सबक रट लेने को तालीम का हासिल कहते हैं। अखलाक की कीमत क्या समझें, किरदार की अजमत क्या जाने। क्या बात है, वाह। ये जो आज 11 दिसंबर को मेरठ में प्रभा खेतान फाउंडेशन की जो मुहिम है कलम, उसके तहत जो आयोजन हुआ, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही यादगार शाम रही। और मेरठ यूं भी उन शहरों में से है जहां मैं आने का मुश्ताक रहता था। तो ये श्री सीमेंट, दैनिक जागरण, प्रभा खेतान फाउंडेशन, कलम और ये पूरी टीम जो है, इस टीम को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया है शानदार आयोजन करने के लिए। ये सिलसिला बना रहे, ऐसे ही लोग जो हैं साहित्य से और साहित्य से जुड़ी बातों से, उनसे जुड़े लोगों से मिलते रहें और एक माहौल, एक अदबी फिजा शहर में बरकरार रहे। इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी अपनी तरफ से आभार। बहुत शुक्रिया।